एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहा हूं। अब आप यहां पर देख रहे हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। तो पानीपत कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, सामरिक दृष्टि से जगह है। यहाँ पर 3 युद्ध हुए हैं, लेकिन हम लोग प्रथम युद्ध की बात करेंगे और वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इस पानीपत के प्रथम युद्ध के विषय में हम लोग थोड़ी सी बात करें। पानीपत का प्रथम युद्ध है और ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हो रहा है। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को हो रहा है। पहला प्रश्न ये उठता है कि ये युद्ध किसके किसके बीच में हो रहा है। तो ये युद्ध आप जानते ही हैं कि बाबर वर्सेस दिल्ली के सम्राट इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी यानी दिल्ली के सम्राट इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली का शासक है। कहाँ का शासक है? दिल्ली का शासक। यहाँ पर एक प्रश्न बार बार पूछता है कि ज़्यादातर युद्ध पानीपत में ही क्यों हो रहे हैं। अगर इस बात को हम लोग पकड़ने का प्रयास करें तो ये मान के चलिए हमारी दिल्ली है। यहाँ पर दिल्ली में लोग शासन कर रहे हैं, चाहे वो लोदी हो चाहे कोई भी हो, शासन कर रहे हैं। जो भी कहीं ना कहीं यहाँ से सेनाएं आती थी पंजाब की तरफ से, तो एक तरह से देखा जाए और दिल्ली वालों को जो भी अब है तो पानीपत हरियाणा में पड़ता है, तो यहाँ पर एक विशाल समतल मैदान हुआ करता था। यानी पानीपत एक तरह से देखा जाए तो पंजाब और दिल्ली के बीच में पड़ने वाली एक समतल कुल मिला के मैदानी जगह हुआ करती थी। इसीलिए दिल्ली की सेनाओं को भी अगर अपने को सुरक्षित करना है तो इनको पानीपत में पहले से जाकर खड़ा होना होता था, और पंजाब से भी जो सेनाएं इधर आएंगी तो वो उनको भी कहीं ना कहीं पानीपत होकर ही दिल्ली जाना पड़ता था। इसीलिए ज़्यादातर युद्ध कहीं ना कहीं पानीपत में हो रहे हैं। मैंने अभी कहा कि पंजाब से आने वाली सेनाएं भी यहाँ इसी रूट से निकलेंगी, और दिल्ली को अगर सुरक्षित रखना है तो यहाँ पर दिल्ली के सुल्तान भी अपनी सेना लेकर खड़े हो जाते थे। पानीपत एक विशाल समतल मैदान है, क्योंकि पहाड़ों पर तो युद्ध होगा नहीं, तो विशाल समतल मैदान होने के कारण यहाँ पर चूंकि रूट पर है, इसीलिए ज़्यादातर युद्ध हमको पानीपत में देखने को मिल रहे हैं। मैंने अभी कहा पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करते हैं। 21 अप्रैल 1526 को रहा है और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। पानीपत हरियाणा में है। जैसा मैंने अभी कहा कि पानीपत कहाँ पड़ता है, तो ये हरियाणा में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए इसके बात करते हैं कि इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो बाबर की सफलता का क्योंकि बाबर युद्ध जीत गया था, बताने की जरूरत नहीं है। बाबर की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसका योग्य सेनापतित्व है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाबर की सफलता का जो सबसे बड़ा कारण है उसका योग्य सेनापतित्व। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, योग्य सेनापतित्व है। यानी कहीं ना कहीं बाबर अपने आप में एक बहुत बड़ा बाबर की सफलता का कारण, बाबर की सफलता का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि बाबर एक योग्य सैनिक है। वो एक प्रकार से नॉर्थ वेस्ट में इतनी लड़ाइयाँ लड़ चुका है कि उसे युद्ध का एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो बाबर इस सफलता का सबसे बड़ा कारण योग्य सेनापतित्व है। लेकिन मैंने अभी कहा कि बाबर इस युद्ध में 2 टेक्निक भी यूज करेगा, और वो टेक्निक है एक तो तुलगमा विधि और दूसरा कहीं ना कहीं उस्मानी विधि। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करते हैं कि उस्मानी विधि क्या है और ये तुलगमा विधि क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि बाबर, एक तो क्या है कि बाबर के पास एक योग्य तोपखाना भी था। यानी इस युद्ध में उसने तोपखाने का भी प्रयोग किया है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बाबर के पास एक योग्य तोपखाना भी है और बाबर के पास योग्य तोपची भी हैं। उसमें कहीं ना कहीं उस्ताद अली की बात करें या कहीं ना कहीं मुस्तफ़ा की बात करें, तो यहाँ पर तोपखाने में 2 तोपची उसके पास है। उस्ताद अली कुली की बात करें, उस्ताद अली कुली, या दूसरा है मुस्तफ़ा। ये कहीं ना कहीं उसके टॉप क्लास के बहुत बढ़िया जो है तोपची भी हुआ करते थे। लेकिन मैंने अभी कहा कि बाबर यहाँ पर 2 टेक्निक यूज़ करेगा। एक तुलगमा प्रणाली करेगा, तुलगमा। और ये तुलगमा जो विधि है ये कहीं ना कहीं उज्बेगों से जब लड़ रहा है बाबर, तो उन उज्बेगों से कहीं ना कहीं इस टेक्निक को लेकर आया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा ये कहने का मतलब है कि एक तरह से उज्बेगों से ये टेक्निक लेकर आता है। ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो बाबर ने ये जो तुलुगमा पद्धति है वो किससे सीखा है? तो उज़्बेकों से सीखा है। ये ध्यान रखना, उज़्बेकों से सीख रहा है। उज़्बेकों से बड़ी लड़ाई होती है, शैबानी खां से लड़ाई होती है। ये तुलुगमा विधि है क्या, इसको जानने की जरूरत है। जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट में दो सेनाएं हैं, ये दो सेनाएं इस तरीके से खड़ी हुई हैं। ये मान लीजिए इधर इब्राहिम लोदी की सेना है और इधर ये बाबर की सेना है, ठीक है ना। तो ये जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल में फ्रंट यहाँ पर भी है और सेंट्रल में फ्रंट यहाँ पर भी है। ये युद्ध की कुलना की कहीं कि आमने सामने। लेकिन बाबर क्या करता था, यहाँ राइट में और यहाँ लेफ्ट में, इस बात को अगर यहाँ राइट कर दें, यहाँ लेफ्ट में, इस तरीके से कुछ सेनाएं रिजर्व रखा करता था। ये रिजर्व रखा करता था। मान के चलिए कि फ्रंट की सेना आपस में लड़ रही हैं, तो अगर इस तरीके से अगर फ्रंट की सेनाएं आपस में लड़ रही हैं तो इनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन कहीं कि फ्रंट सेना पर रहेगा। लेकिन पीछे की जो राइट और लेफ्ट की सेनाएं हैं वो दुश्मन को इस तरह से पीछे से घेरा करती थी और घेर कर दुश्मन को यहां से और इधर से कुल मिला के दोनों तरफ से घेर लेती थी और दुश्मन दोनों तरफ से मारा जाता था। इन राइट और लेफ्ट का जो विंग हुआ करता था बाबर का, वो रिजर्व में रहा करता था और इसी सेना के बल पर कहीं न कहीं चक्रव्यूह बनाकर दुश्मन की सेना को घेरा जाता था। इसी कहीं न कहीं व्यवस्था को, विधि को तुलुगमा के नाम से जाना जाता है। तो तुलुगमा विधि का प्रयोग कहीं न कहीं यहाँ पर कहीं न कहीं उसके द्वारा किया गया, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, इसके बाद अगर बात करते हैं तो बाबर कहीं न कहीं एक दूसरी विधि भी लेकर आता है और दूसरी विधि है वो उस्मानी विधि है। उस्मानी विधि, ये उस्मानी विधि भी लेकर आता है जिसको कुल मिला के रूमी विधि भी कहा जाता है। रूमी यानी उस्मानी विधि भी कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं जो बख्तरबंद गाड़ियाँ उसके पास होती थी, ज़्यादातर वही बैलगाड़ियाँ भी कह सकते हैं। तो ये जो कहीं न कहीं गाड़ियाँ हुआ करती थी, उस्मानी या रूमी विधि की बात अगर कर लेते हैं तो इसमें क्या करता था कि बाबर क्या करता था, अपनी जो बख्तरबंद गाड़ियां होती थीं उनको कुछ गैप देकर इस तरीके से सजाया करता था और इसमें बड़े पैमाने पर इन गाड़ियों पर कुल मिला के तोपें लगा देता था। इस तरीके से ये तोपें लगी हुई हैं, थोड़ा थोड़ा गैप देकर इस तरह से तोपें लगी हुई हैं। एक तरह से इस तोपें लगी हुई हैं, बीच में कुल मिला के कहीं न कहीं गैप रखा था, जिससे इसकी जो सेना हुआ करती थी, ये सेना है, इसमें से निकल कर आती थी, लड़ती थी और तत्काल अंदर चली जाती थी। और ये जो कहीं न कहीं गाड़ियों पर रखी हुई तोपें हैं, ये तोपें इस तरीके से सेटअप की जाती थी कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं और इसकी जो कहीं न कहीं सेना है, इसकी जो पैदल सेना है, उसका बचाव करें। एक प्रकार से कहीं न कहीं मैंने अभी कहा है कि गाड़ियों की जो बख्तरबंद गाड़ियों की जो पंक्ति है उसको सजाकर दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात है। कहीं न कहीं इस प्रकार से जो है, यानी गाड़ियों की जो पंक्ति होती है, गाड़ियों की जो पंक्ति है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। गाड़ियों की जो पंक्ति है जिसको अराबा कहते हैं, क्या कहते हैं? अराबा। इनको सजाकर दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना, इस पर तोपें लगी हुई हैं। इस तरीके से इस विधि को कुल मिला के उस्मानी विधि या रूमी विधि भी कहा जाता है। मैंने अभी कहा गाड़ियों को इस तरह से सजाया जाता था, बीच में कुल मिला के इनको पट्टों से बांधा भी जाता था। दुश्मन कुल मिला के कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो इनकी रिजर्व सेना होती थी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। और ये तोपें इस तरह से कब फायर की जाती थी? जब इनके सैनिक जो है, जैसे इन लोगों ने गाड़ियों पर रखी तोपें दुश्मन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, उसके बाद ये सेनाएं निकला करती थी और युद्ध किया करती थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पीछे से चक्रव्यूह बनाकर मारना तुलुगमा विधि है और तोपों को सजाकर पंक्तिबद्ध गाड़ियों पर रखकर दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना, ये जो है उस्मानी विधि है, जिसको रूमी विधि के नाम से जाना जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो यहां पर मैंने अभी आप कहा कि इस तरीके की चीजों का प्रयोग बाबर के द्वारा किया जा रहा है। और बाबर, सबसे बड़ी बात, फिर मैं अपनी बात को रखूंगा कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध को अपने योग्य सेनापतित्व के बल पर इस युद्ध को जीत लिया। यानी युद्ध को उसने जीता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यानी बाबर कुलना के बाहर से आया है, लेकिन उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस बात को ध्यान रखना, इसमें जो है ग्वालियर के शासक इस तरीके से अगर देखें तो ग्वालियर के शासक ने
इब्राहिम लोदी का साथ दिया, इब्राहिम लोदी का साथ दिया है, लेकिन दोनों युद्ध मैदान में मारे गए। यानी कहते हैं कि भारत के इतिहास में इब्राहिम लोदी एकमात्र सुल्तान है जो युद्ध मैदान में मारा गया। यानी ये इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान में मारा जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, मारा गया। ये भी ग्वालियर का शासक जो था विक्रमजीत, इसका नाम क्या है, विक्रमजीत, ये विक्रमजीत भी इस प्रकार से मारा जाता है, विक्रमजीत भी मारा गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि युद्ध मैदान में इब्राहिम लोदी मारा जाता है, और यहीं पर बाबर ने, यहीं पानीपत के मैदान में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी की ईंटों का एक कहीं ना कहीं एक तरीके से उसका जो है बाबर ने एक प्रकार से पानीपत के मैदान में ही ईंटों का एक तरह से कुल मिला के कहीं ना कहीं मकबरा बनवा दिया। तो यहाँ पर ईंटों का मकबरा इसका बन जाता है, किसका बन जाता है, इब्राहिम लोदी का। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस युद्ध को बाबर के द्वारा बड़ी टेक्निक के साथ जीता जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने एक स्टेटमेंट दिया है और लिखा है कि अब काबुल की गरीबी अब नहीं, यानी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि काबुल में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो इस युद्ध को जीतने के बाद, इस युद्ध को जीतने के बाद युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कहा कि काबुल की गरीबी अब हमारे लिए नहीं है, अब हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो है दिल्ली का खजाना प्राप्त कर लिया है, और इसीलिए काबुल की गरीबी अब हमारे लिए नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इस युद्ध के बाद हम कह सकते हैं कि उसने तुगलकाबाद में अपना शिविर स्थापित किया, और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी वो कहीं न कहीं जियारत करने के लिए जाता है। यानी कह सकते हैं कि इस तरीके से उसने तुगलकाबाद में कहीं न कहीं तुगलकाबाद, जिसकी स्थापना जीएसटी ने किया था, जीएसटी ने इसकी स्थापना किया गया, तुगलकाबाद में बाबर ने अपना शिविर लगाया। और इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया, यानी बाबर निज़ामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी कि कुल मिला के कहीं न कहीं एक प्रकार से जो है निज़ामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी की समाधि पर जाता है, और वहाँ पर वो जियारत करता है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इनकी दरगाह पर जाता है, और इन दोनों की दरगाह पर जाने के बाद इस प्रकार से वहाँ जियारत करता है, नहीं पूजा करता है, ये से कह सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है, बाबर जब इस युद्ध को जीत जाता है तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली का खजाना इसके हाथ लगा, और तब उसने एक प्रकार से जो है काबुल के प्रत्येक निवासी को एक सिक्का चांदी का दिया था, जिसे शाहरुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शाहरुखी। इसी सिक्के को कहीं कहीं कलंदर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए, इस युद्ध की विजय के पश्चात बाबर ने क्या किया, बाबर ने इस तरीके से काबुल के प्रत्येक निवासी को क्या दिया, इस तरीके से कहीं न कहीं एक चांदी का सिक्का दिया, जिसको शाहरुखी भी कहा जाता है। शाहरुखी, कहीं कहीं कलंदर शब्द भी आता है, कहीं कहीं कलंदर भी आता है, इसीलिए बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलंदर कहा जाता है। तो यहाँ तक बातें हम लोगों को मालूम हो गई कि बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। अब इस पानीपत के युद्ध का महत्व क्या है, पहली बात हम लोग समझें तो इस पानीपत के युद्ध के महत्व की बात अगर कर लेते हैं तो ये महत्व की पहली बात है कि इस युद्ध ने सल्तनत काल का अवसान कर दिया, यानी समाप्त हो गया, अवसान कर दिया, और कहीं न कहीं मुगल वंश की स्थापना कर दी। यानी मुगल वंश की स्थापना, इस युद्ध ने भारत में एक नए वंश की स्थापना की, मुगल वंश की स्थापना की। दूसरी बात अगर कर सकते हैं कि कुषाण काल के बाद हम देखते हैं कि कुषाण काल के बाद हम देखते हैं कि भारत की सीमाएं, यानी कहीं न कहीं भारत की सीमाएं जो हैं वो कहाँ तक चली जाती हैं, कुषाणों के बाद भारत की सीमाएं एक प्रकार से काबुल कंधार तक चली गई। काबुल
कंधार तक चली जाती हैं। इस बात थोड़ा ध्यान रखना। तो काबुल कंधार तक चली गई, यानी एक तरह से मुगल वंश की स्थापना होती है। ये मुगल वंश इतना ताकतवर बाद में होगा कि इस मुगल वंश ने लगभग भारत में 325 वर्षों तक शासन किया है, क्योंकि 1526 से लेकर 1857 तक कुल मिला के इस वंश ने हिंदुस्तान पर शासन किया। और कहीं न कहीं कुषाण काल के बाद भारत की सीमाएं कह सकते हैं कि काबुल और कंधार तक पहुंच जाती हैं, ये भी कहीं न कहीं हम देख सकते हैं। और कह सकते हैं कि एक तरह से भारतवर्ष में एक नए युग की भी शुरुआत होती है, एक नया युग कहीं न कहीं शुरू हुआ। ध्यान रख लेना, यानी एक भारत में इस वंश के बाद या इस युद्ध के बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत होगी, नए युग की शुरुआत भी हो रही है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो भारत में एक नए युग की शुरुआत होगी और स्वाभाविक रूप से अभी भी ऐसा नहीं कि राजपूत हों और चाहे कहीं न कहीं अफगान हो समाप्त हो गए, बिल्कुल नहीं समाप्त हुए, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात 1527 में बाबर को भी खानवा लड़ना है, क्योंकि पूरब के अफगान और पश्चिम के राजपूत अभी अलायंस बनाएंगे। हालांकि उस युद्ध को भी बाबर जीत जाएगा, लेकिन फिर भी इस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर जरूर कहीं न कहीं मुगलों का कब्जा हो गया, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन अभी भी बाबर की चुनौतियां समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन बाबर ने अपने योग्य सेनापतित्व के बल पर धीरे धीरे 1526 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में कुलमा के चंदेरी और 29 में घाघरा को लड़कर एक तरह से जितने भी उनके प्रतिद्वंदी थे उनको समाप्त करके कहीं न कहीं भारत में मुगलों की सत्ता को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। तो निश्चित रूप से पानीपत का युद्ध अपने आप में अद्भुत है, महत्वपूर्ण है, जिसने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। आप सभी लोगों को नमस्कार।